जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कल की क्लास का रिवीजन करवा देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर जो है क्लास में बने रहे और बिल्कुल जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जाएगा और बिल्कुल भी आसान भाषा में, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल की क्लास का। हड़प्पा सभ्यता क्या बता रहे थे। हड़प्पा सभ्यता की कहानी में यानी लगभग 150 साल पहले जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। वहाँ जो है इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने यह सोचकर इससे ईंटें उखाड़ ले गई कि ये खंडहर है, खंडहर समझ करके यहाँ से ईंटें उखाड़ते चले गए और हजारों ईंट जो है उखाड़ ले गए। इससे क्या हुआ, पूरी तरह नष्ट हो गया, इमारतें जो थी पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद जो 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों को पता चला यह स्थल यानी स्थल ढूंढा गया। कब? 80 साल पहले पता चला कि यह खंडहर जो महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहर, तो क्या बताना है? आरंभिक नगर यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। तो इस नगर की खोज जो सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण जो है लगभग कितना साल पहले? 4700 साल पहले हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता कितने साल पहले विकसित सभ्यता थी? कितने साल पहले? तो 4700 साल पहले हुआ था। और इनकी विशेषता क्या थी? इन नगर की जो थी विशेषता क्या थी? तो नगर जो था 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा जो था बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? नगर दुर्ग। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद क्या नाम दिए? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां बनाई गई थी, चारों और जो दीवार बनाए गए थे, किस चीज़ से? पक्की ईंटों से। और ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल भी खड़ी रही। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर यानी जैसे देखा जाए मोहनजोदड़ो में जो एक खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यानी जो महान स्नानागार है, इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जो पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। यानी पानी किसी प्रकार से भरा जाता था। ये जो स्नानागार है, इसमें कुएं से निकाल करके पानी भरा जाता था और उसके बाद जब उपयोग के बाद क्या होता था? खाली कर दिया जाता था। और विशिष्ट नागरिक ही विशेष अवसरों पर इसमें स्नान किया करते थे। और कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला है? अग्निकुंड के साक्ष्य। लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य। कालीबंगा, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि संभवतः ये लोग जो थे हड़प्पा के लोग यज्ञ
करते थे। क्या करते थे? यज्ञ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से किसका साक्ष्य मिला है? बड़े बड़े भंडार गृह के भी साक्ष्य मिला है। यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? और देखिए आगे धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा गुजरात में। आधुनिक ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिले, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के बर्तन, काले रंग के चित्र और पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, इन सब जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास का लिंक दिया गया है, जा कर के जरूर देखें। आप जानते हैं भवन, नाले और सड़कें के बारे में। देखिए यानी हड़प्पा सभ्यता में भवन कैसा होता था? तो आमतौर पर भवन जो होते थे 1 या 2 मंजिल होते थे, 1 या 2 मंजिल के होते थे। और हर एक घर में या भवन में आंगन होता था, एक आंगन, और चारों तरफ जो कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में नाला किस प्रकार से होता था? तो नाला जो होता था ढके हुए होते थे। नाले कैसे होते थे? ढके हुए नाले होते थे और सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है एक योजनाबद्ध तरीके से होता था। यानी घर बनाना है और नाला और सड़क, तीनों का निर्माण जो एक साथ किया जाता था और एक योजनाबद्ध तरीके से। अब नगरीय जीवन, नगरीय जीवन में क्या कि हड़प्पा के लोगों के जो उनका जीवन कैसा था? तो हड़प्पा के लोगों में कौन कौन लोग होते थे? तो शासक जो होते थे यहाँ खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। और शासक का काम होता था लोगों को दूर दूर तक भेजकर धातु और बहुमूल्य पत्थर तथा अन्य उपयोगी चीज़ें जो है मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक इनका काम क्या होता था? तो मोहरों पे लिखते थे, मोहरों पे लिखना इनका काम था लिपिक, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी होते थे। नगरों में शिल्पकार जो होते थे स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। नगरों में शिल्पकार भी होते थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। यानी शिल्पकार किसे बोलते हैं? जो वस्तुओं को बनाते हैं, जैसे खिलौना या मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें बनाने वाले को क्या बोलते हैं? शिल्पकार। जो तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। तो नगरीय जीवन में ये सब याद रखना है। अब आते हैं आज की क्लास में, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प। देखिए नगर और नए शिल्प के बारे में। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। यानी यहाँ पे हम लोग किसका अध्ययन करेंगे?
जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है, हमें जो मिला है। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यानी पुरातत्वविदों को यहाँ से जो भी कुछ मिला है उनमें से अधिकतर जो किस चीज़ से बने होते थे, तो पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तो यानी इन सब चीज़ों से, तांबा, कांसा से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने चांदी से भी गहना और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मनके, बाट और फलक है। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो मिला है सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या आता है, तो मनके, बाट और फलक है। मनके, ये देखिए मनके है और यहाँ पे बाट का चित्र है। देखिए दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है, बाट। देखिए बाट है, बाट है नहीं, बटखारा पत्थर के। देखिए बाट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। बाट जो चट पत्थर से बनाया जाता था, यानी बाट को किस चीज़ से बनाया जाता था, चट नामक पत्थर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चट पत्थर से बनाया जाता था बाट को, और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इससे क्या पता चलता है, बाट मिला है, इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास यानी माप तौल की जानकारी थी, माप तौल की जानकारी थी। तो इनसे बाट से जो है बहुमूल्य पत्थर और धातुओं तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके कार्लिनियन पत्थरों से बनाए गए थे। बताइए ये क्या है, मनके। ये देखिए यह मनके जो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, तो बोलना है कार्निलियन पत्थर। कौन से पत्थर से, कार्निलियन पत्थर से बनाया जाता था। और पत्थर के धारदार फलक, ये क्या है, पत्थर के धारदार फलक, ये जो है पत्थर के धारदार फलक है। और पत्थर के धारदार फलक, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये देखिए क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति है जो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कढ़ाईदार वस्त्र है, इसके वस्त्र कैसा है, कढ़ाईदार वस्त्र है। तो देखिए क्या बताएं, मनके कौन सी पत्थर से बनाए जाते थे, बताइए। मनके जो है कौन से पत्थर से बनाया जाता था, तो क्या बोल रहे हैं, कार्निलियन पत्थर से। मनके किस पत्थर से बनाए जाते थे, कार्निलियन पत्थर से मनके बनाए जाते थे। मनके जो है कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। और बाट जो है चट पत्थर से बनाया जाता था। बाट किससे बनाते थे, चट नामक पत्थर से। बाट का उपयोग किस चीज़ में करते थे, तो तौलने के लिए। किसके लिए, तौलने के लिए। जो बहुमूल्य पत्थर होता था, धातु, इन सबको तौलने के लिए करते थे। मनके, पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए जाते थे और धागा पिरो दिया जाता था। ये देखिए ये पत्थर को तराश करके बनाया गया, इनके बीच में छेद कर दिया जाता था और धागा पिरोकर माला बनाई जाती थी। तो यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे आकर्षक वस्तु में क्या क्या है, मनके, बाट और फलक है। मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। और क्या बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की मुहर बनाते थे। मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। यानी हड़प्पा के लोग मुहर भी बनाते थे और इन पर किनका चित्र मिलता, तो जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पत्थर के मुहर बनाते थे, किस चीज़ के, पत्थर के, और इन पर किसका चित्र मिलता, तो जानवरों के चित्र मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो काला रंग से डिजाइन बर्तन बनाते थे उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे, और बर्तन किस रंग का होता था, तो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। अब संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले जो मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। यानी क्या बताना चाह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़ा के अवशेष कहाँ से मिला है, तो कैसे मिला है, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन था तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। किसके अवशेष, तो कपड़े के अवशेष मिला है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकड़ियाँ सूत कताई का संकेत देती है। यानी इस समय देखिए 4700 साल पहले, हड़प्पा सभ्यता कितने सौ साल पहले, 4700 साल पहले भी हमें कपड़ा के संकेत मिलता है और सूत कताई के संकेत मिलता है। यानी सूत कताई होता था और इससे जो है कपड़ा तैयार किया जाता था। और इतना नहीं, मेहरगढ़ में देखिए 7000 साल पहले जो है कपास की खेती की जाती थी। कितना हज़ार साल पहले, 7000 साल पहले कपास की खेती की जाती थी। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े के अवशेष कौन से स्थल से मिले हैं, तो क्या बताना है, मोहनजोदड़ो। कपड़े के अवशेष कौन से स्थल से, मोहनजोदड़ो से। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों ने किया था। इनमें से जितने भी वस्तु देखे हैं अभी तक, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण कौन करते थे, विशेषज्ञ करते थे। विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ किसे बोलते हैं, तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रकार के प्रशिक्षण लेता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। जैसे पत्थर तराशना, उस समय क्या, पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब किनका काम होता था, तो विशेषज्ञ का काम होता था। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यहाँ देखिए इसका चेहरा, दाढ़ी देखिए कितना जो है अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। चेहरा देखिए कितना आकर्षक बनाया गया है। एक क्या कोई आम व्यक्ति कर सकता था, जो विशेषज्ञ होता था उनका ये सब काम होता था। वो कौन होता था, विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हर व्यक्ति जो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे, यानी निपुण थे। यानी यह पता नहीं है कि विशेषज्ञ जो होते थे सिर्फ स्त्री होते थे या पुरुष, यह पता नहीं हमें। लेकिन कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों, शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, यानी निपुण थे। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं फेंस के बारे में। फेंस क्या होता है, तो फेंस जो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस जो होता था कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार करते थे, तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो यानी फेंस को तैयार करने के लिए बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता था, इससे फेंस बनाई जाती थी। और फेंस से जो है फिर अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। जैसे देखिए फेंस से मनके बनाया जाता था, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
फेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेंस क्या है, एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। आप जानते हैं कच्चे माल की खोज में, ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। यानी कच्चा माल किसे बोलते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से मिल जाए स्वतः, या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी मिल जाता है, तो लकड़ी क्या है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो है एक लकड़ी कच्चा माल है। यानी सीधे सीधे समझिए, कच्चा माल उससे बोलते हैं जिनसे अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए सबसे पहले उनका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, लकड़ी फर्नीचर के बनाना है तो फर्नीचर के लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा, लकड़ी। ठीक इसी प्रकार से चीनी बनाना है तो उनके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा, गन्ना। इस तरह से तो लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं और इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चा माल कहते हैं। यानी किसान जो कपास को उपजाते हैं और कपास से क्या तैयार होता है, कपड़ा। तो कपड़े तैयार करने के लिए उसके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा, कपास, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, देखिए हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का ये दूर दूर से आयात करते थे। यानी ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया, कच्चा माल की खोज में, यानी वस्तु बनाना है, और वस्तु बनाना है तो हड़प्पा के लोगों को क्या चाहिए, कच्चा माल वस्तु बनाने के लिए। जैसे कपड़ा तैयार करना है तो क्या चाहिए, कपास चाहिए, कपास उसके लिए कच्चा माल है। ठीक उसी प्रकार से यानी बहुमूल्य पत्थर या ये सब धातु, ये सब क्या मंगाते थे, वो सब कच्चा माल था गहना आदि बनाने के लिए। तो क्या करते थे कि हड़प्पा के लोग जो थे, कई चीज़ें वहीं मिलती थी, कई चीज़ें तो हड़प्पा में ही मिल जाती थी, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलता था उसे आयात करते थे। आयात का मतलब दूसरे जगह से, यानी दूसरे देश या दूसरी स्थान से अपने यहाँ मंगवाना या लेना, खरीदना, वहाँ से लाना, आयात हुआ। और यहाँ से कोई चीज़ का भेजना दूसरे देश में, उसे बोलते हैं निर्यात। तो आयात करते थे यानी मंगाते थे, कहाँ से, जैसे तांबा हो गया, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों, ये सब पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। कौन लोग, हड़प्पा के लोग। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है और इस चैप्टर जो है, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें का आयात करते थे। जैसे देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे, तो हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। राजस्थान में भी एक जगह है खेतड़ी, खेतड़ी से जो है तांबे का आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो तांबे का आयात जो है कहाँ कहाँ से करते थे, यानी हड़प्पा के लोग जो तांबा कहाँ से मंगवाते थे, तो राजस्थान और ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान से। यानी कांसा बनाना है तो कांसा बनाने के लिए दो धातु की ज़रूरत होती है, एक तो तांबा, तो तांबा मंगा रहे थे राजस्थान और ओमान से, और टीन मंगवाना है कांसा बनाने के लिए, क्या टीन मंगाना है, तो टीन का आयात ये लोग जो है ईरान से करते थे, जो अभी ईरान है, और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो करते थे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो देखिए,
मेरे साथ साथ बोलिएगा। तांबा का आयात कहाँ कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। और टीन का आयात ईरान अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो लोग नगर में रह रहे हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम कैसे होता था? देखिए, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग जो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, यानी ऐसा बात नहीं है कि इन आरंभिक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक इसे बोलते हैं नगरीय सभ्यता। तो क्या ये लोग नगर में ही यहाँ सब लोग रहते थे? तो सभी लोग जो नगर में नहीं रहते थे, गांव में भी रहते थे। और गांव में ये लोग अनाज उगाते थे। गांव वाले लोग जो थे ग्रामीण क्षेत्र में क्या उगाया जाता था? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी जो किसान होते थे ग्रामीण क्षेत्र में जो अनाज उगाते थे, वही क्या करते थे? शहर में रहने वाले जो शासक होते थे, लेखक और दस्तकार, इन सभी के लिए खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग किसका उत्पादन करते थे? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जो लोग गांव में रहते थे वो अनाज का उत्पादन करते थे। किन सब के लिए? अपने लिए तो करते ही थे, और साथ ही जो शहर में लोग रहते थे, शासक, लेखक, दस्तकार, उन सबको जो यहाँ से खाने के सामान देते थे। और ये लोग उत्पादन किसका करते थे? तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए, हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे क्या पता चला है कि हड़प्पा के लोग जो थे जुताई करने के लिए जानते थे। और हल जो किस चीज़ का मिला है? लकड़ी, यानी लकड़ी से बनाए जाते थे। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा, यानी पानी का संचय किया होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो फसल की सिंचाई कैसे करते थे? बारिश कम होती थी तो क्या करते थे? पानी का संचय करते थे, यानी गड्ढा खोद करके उसे पानी का संग्रह करते थे, संचय एक जगह जमा, और उसके बाद उसी पानी से सिंचाई करते थे फसलों की। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बस्तियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। हड़प्पा के लोग जो थे क्या करते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये लोग जो ग्रामीण लोग थे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में, जब महीना गर्मी के महीनों में, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। और ये लोग जो है मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आप जानते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए ध्यान से समझिएगा। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में क्या था? धौलावीरा नगर। यहाँ पे देखिए धौलावीरा नगर, देखिए यहाँ देखिए धौलावीरा नगर यहाँ पे बसा हुआ था। ये क्या है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है।
वहाँ साफ पानी मिलता था। तो धौलावीरा नगर से साफ पानी यानी स्वच्छ पानी मिलता था। और ज़मीन कैसी थी? उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। ये ध्यान देना है। देखो, धौलावीरा नगर जो थे 3 भागों में बटा हुआ था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नगर 2 भागों में विभक्त था। एक को क्या बोला गया था? नगर दुर्ग, और दूसरे को निचला नगर। लेकिन धौलावीरा में देखा गया नगर जो 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। यानी इसके हर एक हिस्से के 3 हिस्सा था, हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, यानी एक खुला मैदान भी था, ये जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी धौलावीरा नगर में 3 भाग में विभक्त था। धौलावीरा नगर जो था 3 भागों में बटा हुआ था, और इसके हर एक के यानी हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े जो प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यानी यहाँ से हड़प्पा लिपि मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मुहर जैसी छोटे वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यानी आमतौर पर जो हड़प्पा के लेख मिला है वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए, लेकिन धौलावीरा में जो लेख मिला है वो पत्थरों में खुदा गया है। किसमें? पत्थरों में खुदा पाया गया है। और संभवतः किस चीज़ के? लकड़ी में जड़ा गया था। आप जानते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। साबरमती की एक उपनदी क्या? लोथल, यानी भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी जो है साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे बसा नगर क्या है? लोथल। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल जगह पे कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल जो आसानी से मिल जाता था, और यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यानी लोथल से किनका साक्ष्य मिला है? सबसे पहले यह जाने कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और लोथल से कीमती पत्थर और कच्चा के साक्ष्य मिला है, और शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों के महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पर मुहरों और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो लोथल जो था एक बंदरगाह था। ये देखिए, ये चित्र दिया गया है। अब आगे बढ़ते। यहाँ पर एक इमारत मिली लोथल में, जो है एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो याद रखना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो बोलना है लोथल से। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मनका का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से। मनके बनाने का कारखाना लोथल से। अब आगे बढ़ते हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसके बारे में जानते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी मुहर का प्रयोग क्यों करते थे, ये समझिए ध्यान से। मुहर का प्रयोग
यानी उन थैले या डिब्बों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। उस पर क्या किया जाता था कि बंद थैले को बंद करके बाद में यानी उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर, गीली मिट्टी जहाँ बंद कर दिया थैला उनके मुंह पे गीली मिट्टी पोत करके और उस पर मुहर लगाई जाती थी। और मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। मुहर की छाप को क्या बोलते हैं? मुहर बंदी। मुहर लगाई जाती थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और यदि यदि टूटी होती तो समझ जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है। तो मुहर का प्रयोग किसके लिए करते थे? सामान को या थैला एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसे बंद करके उस पर गीली मिट्टी लगा करके मुहर को यानी छाप दिया जाता था। इसे क्या बोलते थे? मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब यह सभ्यता का जो अंत किस प्रकार हुआ? सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता का अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले, कितने सौ साल पहले? 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं, यानी पता नहीं है कि क्यों हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन का रहस्य देखिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। यानी ईंटें पकाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? ईंधन। और ईंधन हमें कहाँ से मिलेगा? जंगल से। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारण से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यानी बाढ़ और नदियों के सूखने का असर जो है कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके कारण 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बाद अब अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यानी नदियाँ सूख गए। कुछ लोग जंगलों का विनाश के कारण मानते हैं कि सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ लोग बाढ़ को यानी बाढ़ आ गई थी। मुख्य कारण बाढ़ ही है कि बाढ़, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है, कुछ लोग मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो आइए अन्यत्र देखते हैं थोड़ा सा। यह अध्याय इस प्रकार से समाप्त हो गया। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। एटलस रखिएगा और उसमें मिस्र ढूंढिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदार लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यानी 5000 साल पहले मिस्र में के जो शासन करने वाले राजा होते थे वो सोना, चांदी, हाथीदार लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने दूर दूर तक क्या सेना भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे क्या नाम दिया गया? पिरामिड। जिसे क्या नाम दिया गया? पिरामिड। राजाओं के मरने पर
देखिए, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मम्मी यानी इन शवों को क्या बोलते थे? मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, यह अध्याय जो समाप्त हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, समझ में आ पा रहा है या कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आगे की क्लास में क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इनमें प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, वेद के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।